प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत, कक्षा 12th द्वादश में फर्स्ट यूनिट बायो की हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। सेकेंड यूनिट जो कि आपकी जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी, सेकेंड यूनिट आपकी जेनेटिक्स है। जिसका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत ध्यान से देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी आनुवंशिकता और विभिन्नता के सिद्धांत। ये यूनिट का नाम है आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो यूनिट है, ध्यान रखेंगे, आनुवंशिकी, ये यूनिट आपकी 18 मार्क्स की है। सबसे बड़ी यूनिट है। इस आपके 12th के बायो में जो आपके 5 यूनिट हैं, उनमें से सबसे बड़ी यूनिट है मार्क्स की दृष्टिकोण से, नंबर के हिसाब से। नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी यूनिट है, तो इसको ठीक से लेना है। और हर कंपटीशन में नीट हो, नर्सिंग हो, कोई भी कह लीजिए कि कंपटीशन आपसे जुड़े हुए जो है, चाहे BHU हो, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, हर उसमें लगभग ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी यूनिट से, इसी चैप्टर से आते हैं। यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले चैप्टर के बारे में चलिए देखते हैं। यहाँ 2 शब्द है, देखिए, टर्म्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज इक्वल जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस, ध्यान देना, सीधा सा फार्मूला, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन इज इक्वल जेनेटिक्स। बहुत सिंपल सी बात आ गई। इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन इज इक्वल जेनेटिक्स। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करें। रिप्रोडक्शन आपने इसके पूर्व पढ़ा। रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जीव जो है, वो अपने समान संतति को, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। शेर से हमेशा शेर का ही बच्चा, गीदड़ हमेशा गीदड़ के बच्चे को ही पैदा करता है। यानी कहीं न कहीं ये देख लीजिए कि जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी ऑफ स्प्रिंग में जाते रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा नहीं महसूस होता, किसी को देख करके और अंदाजा हम लगा लेते हैं कि ये इनकी संतान होगी। इस चेहरे का रंग रूप, आकार, नाक की बनावट, होठों की बनावट, बाल का घुंघरालापन, ये सारे जो कैरेक्टर्स कह लीजिए हैं, ये इस बात को इंगित कर देते हैं कि ये उसके समान है, समरूप है, और इसलिए उनकी ये संतान हो सकती है। तो इसलिए बिना देखे भी ऐसा अंदाजा हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो एक, यानी जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, वो कह लीजिए कहा जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में इनका ट्रांसमिशन होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये कहलाता है, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसका जाना इनहेरिटेंस, उसको बोलेंगे आनुवंशिकता। इनहेरिटेंस का मतलब हिंदी में कहेंगे इसको क्या, आनुवंशिकता। शब्द क्लियर रहे आपके, आनुवंशिकता।
तो आनुवंशिकता की बात आपको समझ में आ गई। क्या बोले हम? आनुवंशिकता का मतलब बता दिए कि ध्यान रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल का तो खन्नामा आएगा ही लेंगे। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कह लीजिए कि जो लक्षण है उनका, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना, किनके लक्षणों का? पेरेंट्स के लक्षणों का, कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना, ये कहलाता है आनुवंशिकता। ऐसा भी कह सकते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफ स्प्रिंग, जनक से, जनक पेरेंट सिंस जनक यानी माता पिता से कहा जाना, ऑफ स्प्रिंग जो पैदा होने वाले हैं, आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें पहुंचना, ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। उसको बोलेंगे आनुवंशिकता। माता पिता के लक्षणों का संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना आनुवंशिकता कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद वेरिएशन यानी विभिन्नता। विभिन्नता, वेरिएशन का मतलब समझिए, विभिन्नता। एक ही माता पिता की संतानें, एक ही यानी वन कह लीजिए, पेरेंट्स की बात करिए, माता पिता, उनकी संतानें यानी ऑफ स्प्रिंग। जैसे मान लीजिए किसी माता पिता के 4 संतानें हैं, तो वो उनके देखेंगे कैरेक्टर्स जो है उनमें कुछ लोग कैरेक्टर्स में डिफरेंस एक दूसरे से होंगे, एक दूसरे से अंतर पाया जाएगा, पूरा सेम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, चाहे यहाँ तक कि जुड़वा ही हो, ट्विंग हो, फिर भी कैरेक्टर्स में क्या होगा? उनमें डिफरेंट एक दूसरे से होंगे। उसको बोलते हैं वेरिएशन, विभिन्नता। एक ही माता पिता की संतानें, एक ही पेरेंट की कह लीजिए कि ऑफ स्प्रिंग संतानें जो हैं, वो कैरेक्टर्स में उनमें आकार में मॉर्फोलॉजिकली कह लीजिए जो एक दूसरे से वो डिफर होंगे, अंतर होता है उनमें, वो कहलाता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन, उसको बोलेंगे विभिन्नता। और जीव विज्ञान की, आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों को इंक्लूड करते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं, वह कहलाती है जेनेटिक्स। इसको बोलते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी। अब ये क्लियर रहना चाहिए, इसलिए मैंने इस रूप में दिखा दिया है कि सारी बातें क्लियर हो। तो ये विभिन्नताएं जो होती हैं, इसके कारण जो है आप जानते हैं, आगे अपने मूल जो पेरेंट्स हैं उनसे ये डिफर होते चले जाते हैं। वेरिएशंस भी कई कारणों से हो सकती है। जेनेटिक्स जो टर्म आ गया, जेनेटिक्स शब्द आया, ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है, ध्यान रखना। इसको पूरी यूनिट इसी पर नाम से है, आपको पढ़नी है। 18 नंबर की पूरी यूनिट है और इसमें 4 चैप्टर्स में ये डिवाइड है ये भी, और इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों का अध्ययन करते हैं सम्मिलित रूप से, वो कहलाती है आनुवंशिकी। ग्रेगर जॉन मेंडल को ध्यान रखना, इसका जनक मानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट हैं, ये जनक है, इनको विशेष दर्जा देंगे हम लोग, बड़ा सम्मान इज्जत देंगे, क्योंकि जेनेटिक्स के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले अध्ययन स्टार्ट किया। ग्रेगर
जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने जेनेटिक्स की कह लीजिए कि स्टडी जो करना एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया था 1857 में ये स्टार्ट किए थे। और अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। मेन यहाँ ये जाने कि ये ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, ये जेनेटिक्स के जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जो जेनेटिक्स टर्म आया, ध्यान रखेंगे टर्म तो बाद में आया है, 1906 में टर्म दिया गया, जेनेटिक्स शब्द दिया गया था। और जेनेटिक्स जो टर्म दिया था वो विलियम बैटसन ने दिया था, विलियम बैटसन। विलियम बैटसन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले 1906 में विलियम बैटसन ने जेनेटिक टर्म दिया था, जेनेटिक, ध्यान रखेंगे ये जो टर्म है, शब्द इन्होंने दिया, जेनेटिक शब्द। जेनेटिक टर्म प्रपोज्ड बाय विलियम बैटसन, इनके द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ये फिजियोलॉजी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, विशेष रूप से उनके कार्यकी को ध्यान में रख करके ये शब्द जेनेटिक्स दिया था। फिजियोलॉजी ऑफ, यानी उसकी कार्यकी को ध्यान रखा था, हेरिडिटी की और वेरिएशन की। फिजियोलॉजी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फिजियोलॉजी माने कार्यकी, इसकी कार्यकी, आनुवंशिकता और विभिन्नता की कार्यकी। इसके परिप्रेक्ष्य में, इनके संदर्भ में इन्होंने जेनेटिक टर्म प्रयोग किया था कि हम इनका जो है इसके अंतर्गत उल्लेख वर्णन करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें थी, इनके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। अब विभिन्नताओं की अगर हम बात करते हैं कि जो आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है, वो किन कारणों से जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, वेरिएशन। तो ध्यान रखेंगे विभिन्नताएं तो वैसे भी देखा जाए कि एक ही माता पिता की संतानें क्यों न हो तो उनके कैरेक्टर्स बहुत ढेर सारे मिलते हैं, बट उनमें कुछ कैरेक्टर एक दूसरे से डिफर होता है। भले हम कह देते हैं कि मूवी वगैरह देख करके सीता गीता राम श्याम जुड़वे हैं तो दोनों एक जैसे दिखाई देते, कोई अंतर नहीं, बट दोनों को सामने अगर रख करके और रियल लाइफ में, वो फिल्म की बात नहीं कि दिलीप कुमार दोनों बन गया तो वही वैसा दिखा, या हेमा मालिनी बन गई तो वैसे दिखी गीता और सीता दिखने लगी, ऐसी बात नहीं करना है। रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि भले वो ट्विंग है, जुड़वा है, चाहे दोनों में काफी समानताएं हों, लेकिन दोनों को जब सामने आप रखोगे और उनके कैरेक्टर्स का आप अवलोकन करोगे, देखोगे, उनमें आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। चाहे आँख की बनावट होगी, नाक की बनावट है, उनके मुख, चेहरे की भाव भंगिमा, हेयर, सब में कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। विभिन्नता इसको बोलेंगे वेरिएशन। और ये वेरिएशन कई कारणों से उत्पन्न हो जाता है, और ये किसी में और भी है। कभी कभी जो ऑफस्प्रिंग है, संतानें हैं, वो अपने पेरेंट यानी अपने माता पिता के कैरेक्टर से अलग अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के कैरेक्टर्स को व्यक्त करती हैं, उनके जैसी दिखती हैं। इसको बोलते हैं एक्टिविज्म, पूर्वजता, यानी अपने पूर्वजों के कैरेक्टर्स इसमें आ गए। तो वो कैरेक्टर चलते रहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन,
तो प्रकट हो जाते हैं, ऐसी भी स्थितियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये वेरिएशन कई कारणों से पैदा हो सकती है। विभिन्नताएं जो आती हैं ये कई कारणों से पैदा हो सकती हैं। एक तो जानते हैं कि जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, जैसे ह्यूमन है, हम अपनी बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में प्रत्येक सेल में, इस सेल ऑफ ह्यूमन, हर कोशिका के अंदर 2n इक्वल 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 2n यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम्स में ये दिमाग में आपको रख लेना है कि 23 क्रोमोसोम्स, 23rd क्रोमोसोम्स, ये मेल से मिलता है, पिता से मिलता है, और 23rd क्रोमोसोम्स माता से मिलता है, मदर से। ये दोनों ही ध्यान रखेंगे, 23 दोनों मिलते हैं तो 46 बनता है। जाइगोट जब बनता है, निषेचन जब होता है, फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनता है, एक कोश की संरचना जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 44 प्लस XX और XY। XX अगर हुआ तो गर्ल, XY हुआ तो क्या होगा, ये यूं आगे आएगा, आपको ऐसा समझे जैसे ये भी समझ ले तो दिमाग में रहेगी, क्यों नहीं, लक्षण बदलेंगे। ये जैसे मान लीजिए कि मेल है, इसमें ह्यूमन के लिए बात कर रहे हैं 44 प्लस XY, और फीमेल की बात करें, अगर फीमेल की बात कर लेंगे, फीमेल में 44 प्लस X, ये 44 यानी ऑटोसोम्स है, और एक 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर 44 ऑटोसोम्स और 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। 44 टन XY, 44 टन XX। अब यहाँ से जब गैमिट बनेगा तो 22 प्लस X हाफ हो जाएगा, सूत्री विभाजन, 22 प्लस Y, ये स्पर्म है, ये स्पर्म जैसी इसको रचना दे रहे हैं, ये स्पर्म, ऐसे ही स्पर्म है, गैमिट, शुक्राणु। ऐसे ही फीमेल में 22 प्लस X और 22 प्लस X, ये ओवम है, ये ओवम है, अंडाणु। अगर ये स्पर्म इससे मिलता है तो यह हो जाएगा 44 प्लस X। ये अगर इससे मिल गया तो हो जाएगा 44 प्लस X। अगर ये Y वाला मिलेगा तो 44 प्लस XY, और ये मिल जाएगा तो 44 प्लस XY। ये सन होंगे, SON सन, और ये होंगे डॉटर, पुत्री। 50% चांस है पुत्री पैदा होने के, 50% चांस है पुत्र पैदा होने के। तो ये मिला है तो ये हुआ, इसको मिला दिए इससे तो ये हो गया आपका। और इसके बाद में ध्यान रखेंगे, इसका पहले इन दोनों से कराना, फिर इसका इन दोनों से, इसका ये मिला है तो ये आ गया आपका, इसका ये मिला है तो ये आ गया। Y क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेनली, वैसे 1 पेयर कह देते हैं कि क्रोमोसोम्स हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम्स, तो ये मेल में XY होते हैं, फीमेल में XX होते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्स डिटर्मिनेशन जब होगा तो ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि इनके कैरेक्टर जाएंगे और इनके कैरेक्टर दोनों के जाएंगे, तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है जो पैदा होगी, न तो पूरी तरह से मदर के समान होगी, ना ही पूरी तरह से फादर के समान होगी, बल्कि दोनों के कैरेक्टर आने से दोनों से थोड़ा भिन्न हो, वेरिएशन आ जाए। तो ये लैंगिक जनन के कारण वेरिएशन पैदा हो जाता है। इसके अलावा, ये तो एक कारण हुआ, इसके अलावा वेरिएशन कई कारणों से पैदा हो जाता है। आप जानते हैं कि जीव जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है, वातावरण में रहता है,
उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है, अनुकूलित होता है, अडॉप्ट करता है। अगर नहीं करेगा तो उसके जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसमें कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेज आ जाते हैं, वो अपने कह लीजिए पेरेंट्स से थोड़ा सा भिन्न होती चली जाती है और उसमें विभिन्नताएं पैदा हो जाती है, वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन इसके अलावा कभी कभी इसके कारण भी आ जाती हैं कि क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम की संख्या है उसमें चेंजेज आ जाते हैं, क्रोमोसोम की संख्या घट बढ़ जाती है, तो इसके कारण भी वेरिएशन आ जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखेंगे। आगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज के कारण होता है। टर्नर और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने से हो जाता है, और वो 3 सेक्स एडवर्ड, पटाऊ और जो आपके डाउन है वो ऑटोसोम्स के नंबर चेंज होने के कारण हो जाता है। तो वो अपने कह लीजिए कि कैरेक्टर अलग व्यक्त करेंगे, वेरिएशन आ जाता है। इसी तरीके से वेरिएशन आ जाता है, ध्यान रखेंगे, किसके कारण? ये जीन के कह लीजिए संख्या में परिवर्तन के कारण, इससे भी उत्पन्न हो जाता है। उसमें तो म्यूटेशन की बात हम करने लगते हैं, उस परिवर्तन की बात करने लगते हैं, सडन चेंज हो जाते हैं कैरेक्टर, ये सब भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वेरिएशन कह लीजिए कि लैंगिक जनन के कारण हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो सकती है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कैसी हो सकती है ये वेरिएशन, जो कह लीजिए इन्वायरमेंट के कारण विभिन्नताएं भी पैदा हो सकती हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन पैदा होने के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज के कारण हो सकती हैं, जीन्स की संख्या में चेंज होने के कारण हो सकती हैं, उनके सीक्वेंस चेंज होने से हो सकती हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने से हो सकती है। तो ये विभिन्नताएं कई कारणों से पैदा हो सकती है। सूर्यास्त, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यह परिचयात्मक है चैप्टर, जहाँ पर हम लोग परिचय जेनेटिक्स के बारे में प्राप्त कर रहे हैं। इन बातों को यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ये लेक्चर है जिसमें आपको इनके बारे में टर्म्स जो है इनको जानना बहुत जरूरी है, समझेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी के पितामह हैं, जनक हैं, और बहुत ही सम्मान से हम लोग इनका नाम लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। परंतु ये भी हम लोग जाने कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इनका जीवन कैसा था, कितने संकट से, कितने आपदाओं से गुजरते हुए इन्होंने अपने जीवन के सफर में जेनेटिक्स के बारे में जानकारी दे गए। हालांकि जेनेटिक्स के बारे में दी गई जानकारी के बाद इनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी तो 35 साल लगभग, और एक्सपेरिमेंट आते आते 40 साल लगभग बीत गए। मृत्यु के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अभी पूरा संपूर्ण राष्ट्र 40 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि जेनेटिक्स के बल पर ही आज आप देखते हो कि एक गाय जो दूध देने वाली है 35 से 40 लीटर तक दूध दे रही है। कहाँ से पैदा? ये सब क्रॉस करा करके, क्रॉस कराने की कला किसने विकसित की, किसने इस क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, क्योंकि फर्स्ट ये साइंटिस्ट है जिसने उसकी उस ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है कह लीजिए ये 13 जुलाई 1822 में ये ऑस्ट्रिया के देश के कह लीजिए कि मोरविया प्रांत है, छोटे से गांव में, सिलीसिया गांव का उनके नाम है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये कह लीजिए ये किसान परिवार में, क्रिश्चियन है, ईसाई, और ये एक जो है गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुई थी, होने के कारण कह लीजिए कि इनके पठन पाठन में काफी प्रॉब्लम आने लगी। और
गरीब परिवार में चूंकि पैदा हुए और इन्होंने उसके बाद में ध्यान रखना अपना अध्ययन अध्यापन वहीं पर स्टार्ट किया। बाद में ये ब्रून आए, शहर का ही नाम है, जहां पर इन्होंने अपनी स्टडी जारी की। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्होंने जल्दी में ही स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद डिप्टी प्रोफेसर के पद पर कार्य करना स्टार्ट किया। सहायक प्राध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य करना स्वीकार किया। वहां पर जहां ये कार्य कर रहे थे, इनको एक गार्डन था जो कॉलेज का, उसमें मेन रूप से उसकी देख रेख और कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेंडल ने 1857 में 1857 जो 1857 में क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई का नाम चमक उठी हुआ सन 57 में, तो वो कह लीजिए उस समय इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सैटाइवम मटर जो पौधा होता है, कह लीजिए कि गार्डन पी बगीचे की मटर जिसका नाम है पाइसम, याद रखना पाइसम सैटाइवम, यस स्मॉल से स्पीसीज क्या लिखा जाता है, जीनस का नाम कैपिटल से, ये पाइसम सैटाइवम ये गार्डन पी है, बगीचे की मटर, इस पर इन्होंने कार्य किया और लगभग 14 वर्ष तक कार्य किया था। 14 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया, ध्यान रखेंगे, मटर के पौधे पर, और लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट किए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे, 10,000 प्रयोग किए मेंडल ने। और जो इन्होंने नियम बनाए, इनके जो नियम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको आप बोलते हो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस माने इनहेरिटेंस माने आनुवंशिकता। अभी कुछ देर पहले आपको आनुवंशिकता के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। आनुवंशिकता, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कह सकते हो आनुवंशिकता का सिद्धांत, इस को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल लिखे थे पूर्व में, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया और उसके जनक कहलाए। तो ये कब दिया था इन्होंने? 10,000 एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए थे, इनको क्या किया? 1865 में, यहाँ से स्टार्ट होता है, 1865 में इनका एक्सपेरिमेंट आ गया, 10,000 एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने इसको क्या किया? इस नाम से दिया। इसमें बहुत ढेर सारे सिद्धांत थे, मेनली आपको 3 सिद्धांत इनके आपको पढ़ने हैं। आप जो 3 एक्सपेरिमेंट इनके दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है, बताएंगे उनके बारे में हम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों ही आपके कोर्स में है, पढ़ाएंगे हम। यहाँ पर 1865 में इन्होंने जो ये कह लीजिए अपने 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद सिद्धांत था, इसको 1866 में इसको वहां की एक कह लीजिए कि जनरल छपती थी, पत्रिका छपा करती थी, ब्रून प्रांत की, ब्रून शहर की कौन सी पत्रिका थी? द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी इसका नाम था, इसी में छपा करता था। ये एनुअल कह लीजिए कि जनरल थी, वार्षिक पत्रिका थी साइंस की, इसमें छपता था द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी। इसमें इन्होंने 1866 में अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको छपवाया
दिया छपने के लिए, किस नाम से? द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से छपवाया उन्होंने। पादप संकरणों का प्रयोग, कह सकते हो पादप संकरणों का प्रयोग, इस नाम से उन्होंने छपवाया। लेकिन मेंडल का दुर्भाग्य, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 66 में छपा, 65 में आया, 84 में मेंडल की मृत्यु हो गई। 1884, 1884 मेंडल दुनिया छोड़ गए। जीते जी बेचारे को कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय डार्विन का बाजार गर्म था, डार्विनवाद की तरफ लोगों का बड़ा ध्यान था। उस ध्यान में देश, राष्ट्र, पूरा कह लीजिए विश्व 40 साल पीछे हो गया, चल रहा है। क्योंकि मैंने बताया कि आज जो आपको पहले खाने पीने के लिए नहीं मिल पाता था, जुटता था, आज धान की कितनी वैरायटी आप देखते हो, कितनी पैदावार, रोग विहीन, रोग भी नहीं होता। गेहूं की देखिए, हर प्लांट की देखिए, कितने हाइब्रिड जो है स्पीसीज पैदा की गई है। गाय की मैंने उदाहरण दिया, देख लीजिए, तरह तरह के कह लीजिए हाइब्रिड स्पीसीज को डेवलप किया जा रहा है। किसकी बदौलत? जेनेटिक्स की बदौलत, ग्रेगर जॉन मेंडल की बदौलत। तो 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद भी किसी ने मेंडल की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1900 में जाकर के 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल की तरफ ध्यान दिया। 1900 में 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों का कह लीजिए कि दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। तो उनको जर्नल हाथ लगी होगी जिसमें मेंडल के नियम छपे हुए थे। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे। एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रिज, ऑस्ट्रिया के शेरमार्क, तो कह लीजिए कि शेरमार्क और ह्यूगो डिब्रिज, और जर्मनी के एक थे कार्ल कोरेंस। ध्यान देना, 3 साइंटिस्ट का मैं नाम ले रहा हूं, ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। शेरमार्क उन्हीं के देश के थे, ऑस्ट्रिया के। इन तीनों ने मेंडल के नियमों का पुनर्निरीक्षण किया, दोबारा उसका अवलोकन किया, और ये पाया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सत्य है, वो सही है। वही रिजल्ट आता है जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है। मटर के पौधे की बात हो रही है, मटर के पौधे पर ही इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 14 वर्ष तक किया था। सारी हिस्ट्री हमने बता दी। तो वही आता है। तब दोबारा इन्होंने मेंडल को सम्मान प्रदान किया, दोबारा जेनेटिक्स की तब स्थापना की गई। वहां से ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो जेनेटिक्स शब्द यद्यपि विलियम बेटसन ने 1906 में दिया। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि 1900 में जाकर के मेंडल के नियमों को दोबारा एक्सपेरिमेंट करके, और मेंडल को जीते जी तो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, परंतु मृत्यु के लगभग 16 साल बाद इनको सम्मान प्राप्त हुआ, और एक्सपेरिमेंट के लगभग 35 साल बाद, 36 साल बाद इनको ये महत्व दिया गया। तो ये मेंडल से जुड़ी हुई हिस्ट्री थी। अब मेंडल आगे हम देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मटर के पौधे में
कौन से 7 जोड़ी 7 पेयर कैरेक्टर्स उपस्थित थे। वीडियो बड़ा न हो जाए इसलिए इसको आज हम यहाँ तक करेंगे परिचयात्मक तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है किए उन्होंने, वो सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे हम विषय वस्तु को ठीक प्रकार से आपको पहुंचाते रहें। और बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरे मार्क्स देता है मैथमेटिक्स की तरह। और अगर नहीं आएगा तो आप सही नहीं लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर कट भी सकते हैं। इसलिए ठीक प्रकार से आप समझेंगे, तैयारी करेंगे। थैंक यू।